नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसीसी अमित कुमार है और हम डिस्कस करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में। ओसीआई, जैसा कि आपने नाम सुना होगा कि प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये नई स्टेटमेंट है जो इंट्रोड्यूस हुई है, जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करती है कि इस स्टेटमेंट में कौन से आइटम्स प्रेजेंट होंगे। तो हम इस स्टेटमेंट के जो आइटम्स हैं उनको अगर हम समझ लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स जो ओसीआई में आते हैं उनके अलावा जो भी होगा वो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा होगा। तो ये देखते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का क्या मतलब है, कौन से लाइन आइटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्या ऐसा फ़र्क है जो पीएनएल और ओसीआई को अलग दिखाता है। तो इसके अब कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें है चेंजेस इन रिवोल्यूशन सरप्लस। एक लेमन की भाषा में अगर बात करूं तो ओसीआई क्या होती है। हम पीएनएल के जरिए बिजनेस की परफॉर्मेंस जज करते हैं कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ बिजनेस ने की शुरुआत से लेके अंत तक, कौन सी एक्टिविटीज़ में स्टीवर्ड्स ऑफ बिजनेस ने हिस्सा लिया और जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट और लॉस इम्पैक्ट हुआ। तो जो भी डिसीजन मेकर है उसकी वजह से प्रॉफिट और लॉस को फ़र्क पड़ता है। पर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं जिनके ऊपर मैनेजमेंट का ज़्यादा जोर नहीं चलता, पर अगर उनकी परफॉर्मेंस इसके बेसिस पे जज की जाए तो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है। अब इस दिक्कत को दूर किया गया अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट को प्रेजेंट करके। हमें एक क्वेश्चन दिया गया जिसकी वजह से मैनेजमेंट कहती है कि ये जो आइटम्स हैं ये मेरे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। हालांकि ऐसा आईएसबी या आईसीआई या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं कहती है, बट इनडायरेक्टली इसका यही मतलब है ओसीआई का कि जिन आइटम्स पे मैनेजमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है वो आइटम्स हम ओसीआई में प्रेजेंट करते हैं। इन आइटम्स के जरिए उनकी परफॉर्मेंस जज नहीं होती है, या ये कह सकते हैं कि ये जो आइटम्स ओसीआई में प्रेजेंट हो रहे हैं ये मेरी वजह से घट या बढ़ नहीं रहे हैं, ये किसी और वजहों से बढ़ रहे हैं। मैं अगर डिसीजन ना भी लूँ या लूँ भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनका मेरे ऊपर कोई जोर नहीं चलता है। जैसे चेंजेस इन रिवोल्यूशन सरप्लस, कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने मॉडल चेंज किया कॉस्ट मॉडल से रिवोल्यूशन मॉडल, अगर वो प्रॉपर्टी बढ़ गई, वो 5-7 हज़ार रुपये की प्रॉपर्टी थी पर आपने रिवोल्यूशन मॉडल यूज़ किया तो वो 50 करोड़ की हो गई। अगर ये सारा का सारा प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देते हैं तो दुनिया के सारे नामी गिरामी उद्योगपति आपसे पूछेंगे कि आपने ये चमत्कार कैसे किया। क्योंकि अगर सारा का सारा प्रॉफिट आप 50 करोड़ में से 5,000 रुपये माइनस करते हैं जिस कीमत पे आपने ये एसेट खरीदा था, अगर सारा का सारा 49,99,95,95,000 आपने प्रॉफिट और लॉस में दिखा दिया तो टैक्स अथॉरिटीज़ भी खुश हो जाएंगी और सभी के सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये आपने क्या कर दिया। इसीलिए एक तरीका निकाला गया कि ये जो प्रॉफिट है ये अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है। अगर हम ये प्रॉपर्टी बेच देते तो जो स्टीवर्ड्स ऑफ बिजनेस है उन्होंने फैसला लिया कि हमने बढ़ी हुई कीमत पे इसको बेच दिया और हमने कैश जमा कर लिया है, बट ना तो हमें कैश मिला, प्रॉपर्टी हमारी बैलेंस शीट में बढ़ गई है, करोड़ों की दिखने लगी है। तो पीएनएल में अगर ले जाएंगे तो पीएनएल कहेगा पैसा कहाँ है। तो इसीलिए हम उसे ओसीआई में ले जाते हैं और हम उसे कहते हैं चेंजेस इन रिवोल्यूशन सरप्लस। ये अदर कॉम्पोनेंट ऑफ इक्विटी है, ओसीआई का हिस्सा है। कल को हम इस प्रॉपर्टी को रिकवर भी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होता है, वो भी हमारे पास चॉइस है कि जो पीएनएल को इम्पैक्ट करता है एडिशनल डिप्रिसिएशन, वो भी हमारे पास चॉइस है कि हम उसे ओसीआई से निकाल के हर साल एक्सेस डिप्रिसिएशन अमाउंट रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दें ताकि इम्बैलेंस ना हो। ये आइटम मेरे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा है अनरिकॉग्नाइज्ड एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस। अब इंड एस 19 या आईएस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स कहता है कि अगर कोई डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स हैं, उन डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स को आप रिकॉग्नाइज करो, जो भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट। हमें जो वैल्यूएशन मिलता है फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स या फेयर वैल्यू प्लान लायबिलिटीज हमें एक्चुअली देता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी। साल के दौरान हम कुछ ट्रांजेक्शन्स कर पाते हैं बट फिर भी एक ऐसा अमाउंट रह जाता है जिसको हम बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड एक्चुअल गेन्स एंड लॉस। अब मैनेजमेंट तो कहती है कि हम जो कर पाए वो हमने कर दिया, बट ये एक हिस्सा है जिसका हम कुछ भी नहीं कर पाए। तो जिसका आप कुछ भी नहीं कर पाए उसको बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस, उसको भी हम ओसीआई का हिस्सा मानते हैं। फिर बात आती है ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आपकी फंक्शनल करेंसी आईएनआर है और आपका पेरेंट यूएस में है, तो वो कहते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए हमें तो डॉलर्स में फिगर चाहिए। अब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएनआर में बना रहे थे, बट सर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन अगर आपको कन्वर्ट करना पड़ गया किसी और करेंसी में
और पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करना पड़ गया। आप INR में प्रॉफिटेबल थे, बट जैसे ही डॉलर में कन्वर्ट हुए आप लॉस मेकिंग हो गई। किसकी गलती है? क्या मैनेजमेंट पे इसका दोष मढ़ा जा सकता है कि नहीं आपकी वजह से हम घाटे में चले गए? मैनेजमेंट कहती है ये तो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, इसमें मैं क्या करूं? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कन्वर्ट की है और कन्वर्जन होने से एक्सचेंज रेट की वजह से जो भी फायदा या नुकसान हुआ है उसकी वजह से हुआ है, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई आइटम कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं कोई मशीन खरीदता हूँ और फॉरेन करेंसी में खरीदता हूँ और अभी पेमेंट नहीं की है, तब मेरी गलती हो सकती है कि मुझे पेमेंट टाइम पे कर देनी चाहिए, नहीं की, इसलिए मुझे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में घाटा हो गया। कई बार फायदा भी हो सकता है, अगर मैं डिले करता हूँ पेमेंट या ऐसी टर्म्स ले लेता हूँ कि मैं पेमेंट बाद में करूंगा, तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का फायदा भी हो सकता है। ये फायदा और नुकसान मेरी समझ की वजह से हुआ है। बट जब मैं ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करता हूँ तो ये फायदा नुकसान मेरी समझ की वजह से नहीं हुआ है, ये मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ है। तो इसमें ना तो मैं क्रेडिट लूंगा कि मेरी वजह से हुआ और ना मैं नुकसान का जिम्मेवार हूँ। ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व जो होता है वो भी OCI का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए जब हम पहली बार कोई गैप ट्रांसलेट करते हैं या इंड AS में पहली बार तब्दीली कर रहे हैं, हम IFRS लागू कर रहे हैं पहली बार, तब हमारे पास चॉइस है कि हम इस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व को रीसेट टू जीरो कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई मायना नहीं है, मैनेजमेंट का इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वजह से ये फिगर आया, तो हम इसको OCI का हिस्सा मानते हैं। फिर आते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक उनको रखना चाहते हैं। लंबे समय तक रखना चाहते हैं मतलब कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपका फाइनेंशियल एसेट है, अमोर्टाइज कॉस्ट पे कभी मेजर हो नहीं सकते। एक ही तरीका है कि आप उन्हें फेयर वैल्यू थ्रू P&L मेजर करेंगे। अब मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आप कुछ भी IFRS या इंड AS में फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करते हैं या फेयर वैल्यू थ्रू OCI मेजर करते हैं, तो आपको उसको हर साल रीमेजर करना पड़ेगा हर रिपोर्टिंग डेट पे। और जो भी डिफरेंस है, अगर P&L का आइटम है तो P&L में लेके जाएंगे, अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो OCI में उसका डिफरेंस लेके जाएंगे। अब ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं, लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो आपका P&L बार बार हिट हो रहा है, क्योंकि आपको उसे रीमेजर करना पड़ेगा। रीमेजर करते हैं तो आपका P&L उससे बार बार इम्पैक्ट होता है। तो इंड AS 109 IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहता है कि आपके पास एक चॉइस है कि आप इस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को डेजिग्नेट कर सकते हैं एट फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और ये इररिवोकेबल ऑप्शन है। इररिवोकेबल ऑप्शन मतलब अगर आपने इसे डेजिग्नेट कर दिया फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे, आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप इसको वापस P&L के थ्रू रूट कर सकते हैं। आपको इसे फेयर वैल्यू थ्रू OCI रूट करना पड़ेगा इवन ऑन सेटलमेंट। कल को आप बेच भी देते हैं तो इसका जो भी सेटलमेंट गेन और लॉस होगा वो भी डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में सेटल होगा, ये P&L का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये एक आइटम है जिसके ऊपर अगर हम डिसीजन ले लेते हैं, इरिवोकेबल ऑप्शन ले लेते हैं, एक बार ऑप्शन ले लिया तो ट्रैकिंग तो हो जाती है कि उस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे क्या गेन और लॉस हो रहा है, बट मेरा P&L इंपैक्ट नहीं होता है, मेरी परफॉर्मेंस इंपैक्ट नहीं होती है। फिर ऐसी फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं। अब फाइनेंशियल लायबिलिटीज के केस में ज़्यादातर ये होता है कि हम रिस्क अवर्स होते हुए अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखना चाहते हैं, और अगर हमने लायबिलिटीज को ट्रेडिंग के लिए रख रखी है तो वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L मेजर होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उधार ले लेते हैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे और उस पैसे को हम ट्रेडिंग में लगा देते हैं। तो एक तरफ तो मेरा लायबिलिटी मेजर हो रहा है अमोर्टाइज कॉस्ट पे, और डेबिट साइड मेरा जो एसेट है वो मेजर हो रहा है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और अगर मैं पोर्टफोलियो मैनेज करने की बात करूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, किस अमाउंट में मैंने उधार लिया था उसका उसका गेन और लॉस कितना हो रहा है, क्योंकि सामने वाला जो डेबिट है जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो मैंने फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे कर दी, तो इस पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे केसेस में जहाँ पे अकाउंटिंग मिसमैच है, हमारे पास एक चॉइस होती है कि जो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट लायबिलिटी है उसको हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L मेजर कर सकते हैं। अगर हम फेयर वैल्यू थ्रू P&L मेजर करते हैं तो डिफरेंस आएगा हर साल। कुछ डिफरेंस आएगा हमारी क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से, कुछ डिफरेंसेस आएगी मार्केट फोर्सेस की वजह से। जो मार्केट फोर्सेस की वजह से जो डिफरेंसेस आते हैं, जो भी फेयर वैल्यू थ्रू P&L चेंज हुआ वो हम दिखाएंगे P&L में, और जो क्रेडिट वर्दीनेस डिटेरियोरेट हुई वो हम OCI का हिस्सा मानेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, अब ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिनका इरादा हमें बेचने का भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स के 3 हिस्से हैं कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट जिनको हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मानते हैं, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, और उनको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे। ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को हम अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हैं। पर अगर यही डेट इंस्ट्रूमेंट सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट है और अमोर्टाइज कॉस्ट पे
मेजर हो रहे हैं सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, पर आपका इरादा ये है कि आप इनको बेच भी सकते हैं, ऐसे केस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि ऐसे कैश फ्लोज जो कॉन्ट्रेक्चुअली एग्रीड हैं, सोली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट हैं, अब तक आप उनको अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर कर रहे थे, बट अगर आपका इरादा बेचने का भी है, अगर आपको कैश की जरूरत पड़ी तो आप इन फाइनेंशियल एसेट्स को बेच सकते हैं। उस केस में इंड AS 109 IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहता है कि आपको इनको मैंडेटरीली फेयर वैल्यू थ्रू OCI रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंस है OCI में लेके जाएंगे। ऑन सेटलमेंट आपके पास चॉइस है कि ये आइटम रिक्लासीफाई हो सकते हैं P&L में, रिक्लासिफिकेशन की चॉइस है। अब ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं जो OCI में, अगर इनका ध्यान रख ले तो हमें ये सब पता है कि इनके अलावा जो भी आइटम है सारे के सारे P&L के आइटम्स हैं। इनके अलावा कैश फ्लो हेजिंग में जो इफेक्टिव पोर्शन है वो OCI का हिस्सा माना जाएगा, इनइफेक्टिव पोर्शन P&L में लेके जाएंगे। और दो और ऑप्शंस हैं कि अगर कोई चेंज होता है टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शंस में और हमने उसे डेजिग्नेट नहीं किया है एज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट और हम उसे सेपरेट करते हैं फ्रॉम द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने उसे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं माना है तो ये जो वैल्यू ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शंस हैं इन्हें हम OCI में दिखा सकते हैं। ऐसा ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारे पास चॉइस है कि अगर फॉरवर्ड एलिमेंट को हमने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं माना है तो उसे भी हम अलग दिखा के OCI का हिस्सा मान सकते हैं। ये कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं जो OCI का हिस्सा रहते हैं। अब पर इनका इफेक्ट अगर P&L में जा रहा है, अगर इन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इफेक्ट किसी वजह से P&L में जा रहा है तब हम उन्हें P&L में लेके जाएंगे, वरना ये कुछ स्पेशल केसेस में जहाँ पे एक्सेप्शन टू द रूल है, वरना ज़्यादातर मामलों में हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स का जो भी सेटलमेंट होगा P&L में लेके जाएंगे। बट ये कुछ एक दो एक्सेप्शंस दी गई है जिन केसेस में अगर हम ऑप्ट करते हैं तो, और अगर हम उसे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं मानते हैं तब अब हम हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा नहीं मान रहे हैं तो P&L में कैसे लेके जाएं, तो उन केसेस में हमें एक्सेप्शन दी गई कि आप इनको OCI का हिस्सा मान लो क्योंकि P&L को इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो रिक्लासीफाई हो सकते हैं P&L में, हमने इन्हें OCI का हिस्सा तो मान दिया, पर कल को अगर मैनेजमेंट का इनके ऊपर जोर चलता है और ये डिसीजन ले पाते हैं तो क्या ये रिक्लासीफाई हो सकते हैं P&L में। वो लिमिटेड नंबर ऑफ लाइन आइटम्स हैं। अब जो सब्सिडरी जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल था वो INR में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहे थे, पर मैंने उन्हें कहा कि ट्रांसलेट करो डॉलर में, उससे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व आया, पर इस सब्सिडी को मैं बेच सकता हूँ, बेचने का डिसीजन मेरा है, बेचने की वजह से गेन और लॉस हो सकता है। तो ऐसा कोई अगर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व उस एंटिटी से रिलेटेड है तो मैं बेचने का डिसीजन लेता हूँ तो मैं उसे रिक्लासीफाई कर सकता हूँ P&L में। या कोई डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैंने कहा कि अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर होना था बट मेरा इरादा उसको बेचने का भी है तो मुझे मैंडेटरली उसे फेयर वैल्यू थ्रू OCI रिकॉग्नाइज करना पड़ गया। अब इस डेट इंस्ट्रूमेंट को अगर मैं सेटल करता हूं तो मैं रिक्लासीफाई कर सकता हूं गेन और लॉस P&L में। कोई हेज फॉरकास्ट ट्रांजैक्शन अगर P&L को इंपैक्ट करती है, जैसे मैंने वो आइटम्स बताए, अगर वो P&L को इंपैक्ट कर रहे हैं तो मैं रिक्लासीफाई कर सकता हूं P&L में हेजिंग ट्रांजैक्शंस को। इन केसेस में नहीं अराइज होता है P&L रिक्लासिफिकेशन रिवोल्यूशन सरप्लस। रिवोल्यूशन सरप्लस अगर मैं सेटल करता हूं तो मेरे पास एक ही चॉइस है, या तो मैं हर साल रिटेन अर्निंग्स में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दूं या इससे रिलेटेड जो भी एसेट है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, डी रिकॉग्नाइज हो जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी रिवोल्यूशन सरप्लस है उसे मैं OCI में ही डायरेक्टली सेटल करूंगा, डायरेक्टली रिटेन अर्निंग्स में ही सेटल करूंगा, P&L में नहीं लेके जाऊंगा। अनरिकॉग्नाइज्ड एक्चुअल गेन्स एंड लॉसेस कभी P&L में नहीं जाते हैं, दे आर नेवर रिक्लासिफाइड टू P&L। इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जिनको मैंने डेजिग्नेट कर दिया फेयर वैल्यू थ्रू OCI, आपको याद होगा तो मैंने कहा था इररिवोकेबल ऑप्शन, नॉट टू रिक्लासीफाई टू P&L, तो ये इररिवोकेबल ऑप्शन अगर मैं अप्लाई करता हूं तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा P&L में। और कैश फ्लो हेज ऐसी टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन या फॉरवर्ड एलिमेंट जिसको मैंने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं माना और जिसमें मैंने एक्सेप्शन अवेल किया, उन केसेस को भी मैं P&L में नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये रिजल्ट करेंगे या तो किसी एसेट में या किसी लाइबिलिटी में, बट P&L का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये OCI में ही डायरेक्टली सेटल होंगे। तो ये था मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ OCI और उम्मीद करता हूं कि मैं ये क्लियर कर पाया हूं ये OCI क्या चीज़ है। इसको समझने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। अगर आप इन सभी OCI के आइटम्स को अगर समझ लें, इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होती है, इन आइटम्स के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी की सारी रूट होंगी P&L के थ्रू। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।